नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केवल एकेडमी के वीकली करंट क्विज में। इस लेक्चर में हम बात करेंगे मई महीने के चौथे सप्ताह के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स टॉपिक को। चलिए शुरू करते हैं। क्विज के फॉर्म में हम ये चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि किसी भी देश के विदेशी मुद्रा भंडार में निम्नलिखित तत्व शामिल होते हैं। पहला कथन है विदेशी परिसंपत्तियाँ, जिसमें विदेशी कंपनियों के शेयर, डिबेंचर, बांड इत्यादि विदेशी मुद्रा में होते हैं। दूसरा कथन है स्वर्ण भंडार। तीसरा कथन है आईएमएफ के पास रिजर्व कोष। और चौथा कथन है विशेष आहरण अधिकार। बताना है, नीचे कुछ कूट दिए हुए हैं, इनमें से सही ऑप्शन कौन सा है। ऑप्शन ए है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है 1 और 3, ऑप्शन सी है केवल 2, 3 और 4, और ऑप्शन डी है 1, 2, 3 और 4। तो बताइए आप लोग। अब तक आपने अपना आंसर सेलेक्ट कर ही लिया होगा। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। देखिए, किसी भी देश में समय विशेष यानी कि एक फिक्स्ड टाइम में कुल विदेशी मुद्रा को विदेशी मुद्रा भंडार कहते हैं। विदेशी मुद्रा भंडार को फॉरेक्स रिजर्व या आरक्षित निधियों का भंडार भी कहा जाता है। किसी भी देश के विदेशी मुद्रा भंडार में निम्नलिखित 4 तत्व शामिल होते हैं: विदेशी परिसंपत्तियां, स्वर्ण भंडार, आईएमएफ के पास रिजर्व कोष और विशेष आहरण अधिकार। ठीक। रिजर्व ट्रेंच क्या होते हैं या रिजर्व कोष क्या होता है? वह मुद्रा होती है जिसे प्रत्येक सदस्य देश द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को प्रदान किया जाता है और जिसका उपयोग वे देश अपने स्वयं के प्रयोजनों के लिए कर सकते हैं। इस मुद्रा का प्रयोग सामान्यतः आपातकाल की स्थिति में किया जाता है। इसी प्रकार से विशेष आहरण अधिकार की परिभाषा भी नीचे दी हुई है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 20 मई, ऑप्शन बी है 21 मई, ऑप्शन सी है 25 मई और ऑप्शन डी है 24 मई। तो बताइए। अब तक आपने जो है अपना आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि 25 मई। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए, 25 मई 2020 को संपूर्ण विश्व में विश्व थायराइड दिवस मनाया गया। यह दिवस पहली बार जो है 2008 में अमेरिकन थायराइड एसोसिएशन और यूरोपियन थायराइड एसोसिएशन द्वारा मनाया गया था। थायराइड देखिए सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथियों में से एक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस वैज्ञानिक संगठन द्वारा भारतीय अर्थशास्त्री आभास झा को दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम प्रबंधन का प्रैक्टिस मैनेजर नियुक्त किया गया। ऑप्शन ए है वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन बी है यूनेस्को, ऑप्शन सी है आईएमएफ और ऑप्शन डी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो बताइए। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, वर्ल्ड बैंक के द्वारा चुना गया। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। मई 2020 में विश्व बैंक समूह द्वारा भारतीय अर्थशास्त्री आभास झा को दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम प्रबंधन का प्रैक्टिस मैनेजर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यह है कि मई 2020 में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम में सुधार हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। ऑप्शन ए है लव अग्रवाल, ऑप्शन बी पुण्य सलीला श्रीवास्तव, ऑप्शन सी जयश्री मेहता और ऑप्शन डी राजेश भूषण। तो बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, राजेश भूषण। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए, मई 2020 में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम में सुधार करने के लिए एक समिति का गठन, एक 11 सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस समिति का कार्य होगा वर्तमान में जो ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम की जांच करने का और इसके साथ साथ इस सिस्टम को अधिक कुशल या कारीगर बनाने हेतु सिफारिशें देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 22 मई 2020 को किस राज्य में प्रदेश के प्रत्येक पंचायत में श्रम सिद्धि अभियान की शुरुआत की गई। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल और ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो बताइए आप लोग। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। चलिए जानते हैं इसके बारे में। देखिए, इस अभियान के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे मजदूर जिनके पास जॉब कार्ड नहीं है उनके जॉब कार्ड बनाकर प्रत्येक मजदूर को काम दिया जाएगा। कुशल मजदूरों को उनकी योग्यता के अनुसार काम दिए जाएंगे। जॉब कार्ड की, जिस जॉब कार्ड की बात यहाँ की जा रही है वह मनरेगा में जो जॉब कार्ड मिलता है उसके बारे में बात हो रही। ठीक। इसमें अच्छा कार्य करने वाली ग्राम पंचायतों को प्रथम पुरस्कार के रूप में 2 लाख रुपए की राशि, 1 लाख रुपए की राशि द्वितीय पुरस्कार के लिए और 50,000 रुपये की राशि तृतीय पुरस्कार के स्वरूप में दिया जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मई 2020 में किसे वर्ष 2019 के अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड प्रदान किया गया। ऑप्शन ए है
वाइस एडमिरल अशोक कुमार को, ऑप्शन बी है वाइस एडमिरल रवनीत सिंह को, ऑप्शन सी है वाइस एडमिरल दिनेश चौहान को, ऑप्शन डी है वाइस एडमिरल विनय बधवार को। तो बताइए आप लोग। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी विनय बधवार। चलिए जानते हैं इसके बारे में। देखिए, मई 2020 में भारतीय नौसेना जल सर्वेक्षण के मुख्य जल सर्वेक्षक वाइस एडमिरल विनय बधवार को अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड 2019 प्रदान किया गया। उन्हें यह पुरस्कार भारतीय जल सर्वेक्षण और हिंद महासागर क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। इस पुरस्कार को जो है यूनाइटेड किंगडम के रक्षा मंत्रालय द्वारा दिया जाता है और इस पुरस्कार के लिए सिफारिश की जाती है यूनाइटेड किंगडम हाइड्रोग्राफी ऑफिस के द्वारा। ठीक, यह पुरस्कार जो है हाइड्रोग्राफी, कार्टोग्राफी और नेविगेशन के लिए दिया जाता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मई 2020 में किस भारतीय महिला सैन्य अधिकारी को वर्ष 2019 के यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? तो बताना है आपको। ऑप्शन ए है मेजर सुमन गवानी को, ऑप्शन बी है मेजर शिखा वर्मा को, ऑप्शन सी है मेजर तेजस्विनी सावंत को और ऑप्शन डी है मेजर आभा राठौड़ को। तो बताइए। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए मेजर सुमन गवानी को। चलिए जानते हैं इसके बारे में। देखिए, मेजर सुमन गवानी को जो है 2020 में यह पुरस्कार की घोषणा की गई यूनाइटेड नेशन के द्वारा। तो यह जो पुरस्कार जो है 2019 के लिए उनको दिया जा रहा है, यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर। यह पुरस्कार पाने वाली वह पहली भारतीय शांति दूत होंगी। वह एक सैन्य पर्यवेक्षक हैं, मतलब मेजर सुमन गवानी एक सैन्य पर्यवेक्षक हैं जिसे कुछ समय पहले संयुक्त राष्ट्र मिशन के तहत दक्षिण सूडान में तैनात किया गया था। उन्हें यह पुरस्कार ब्राज़ील के सैन्य अधिकारी कार्ला मोंटियारो डी कास्त्रो के साथ 29 मई 2020 को संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटेनियो गुटेरस की अध्यक्षता में एक समारोह के दौरान प्रदान किया जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यह कुछ उत्सव दिए हुए हैं और इनसे संबंधित क्षेत्र दिए हुए हैं। इन्हें जो है बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है। इस तरह के क्वेश्चन देखिए आप खुद से पढ़िए, 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज करिए, इस क्वेश्चन को पढ़िए। हाँ, अब तक आपने पढ़ ही लिया होगा। देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन में पढ़ने में दिक्कत ये आ जाती है कि कन्फ्यूजन ज़्यादा हो जाता है। जैसे खीर भवानी मेला हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड, अम्बुबाची मेला असम, मेरू यात्रा उड़ीसा। इसमें ये होता है कि यह बताया जा रहा है, जैसे कि मेरू यात्रा उड़ीसा में होती है, अम्बुबाची मेला असम में होता है, खीर भवानी मेला हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड में होता है। नहीं, ये बताया नहीं जा रहा है। यह जो है सुमेलित कौन सा है ये पूछा जा रहा है बल्कि। तो कूट देख लीजिए। ऑप्शन ए है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 2 और 3 और ऑप्शन सी है केवल 3, ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। तो बताइए। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 और 3। अम्बुबाची मेला असम से संबंधित है, मेरू यात्रा उड़ीसा से संबंधित है, जबकि खीर भवानी मेला जो है यह हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में न होकर के कहाँ होता है? यह होता है कश्मीर में। कश्मीरी पंडितों का यह बहुत बड़ा त्यौहार है। चलिए बात करते हैं इसके बारे में भी आगे। देखिए, खीर भवानी मेला कश्मीरी पंडित समुदाय के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक है। यह जो है कश्मीर के रंगप्पा या रंगुप्पा देवी जी का मंदिर है, वहीं पे मनाया जाता है। ये मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा नाम, ठीक है, इसे हम ज़रूर देख लेंगे। वैसे फ़िलहाल इसके बारे में डिस्कस किया गया, अगर आप PT 365 की सीरीज़ देख रहे होंगे। चलिए बात करते हैं अम्बुबाची मेले के बारे में। इसका आयोजन देखिए कामाख्या मंदिर में किया जाता है। ठीक, पहले फ़िलहाल इसके बारे में जान लीजिए। खीर भवानी मेला जो है कश्मीर पंडित समुदाय के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक है। यह त्यौहार हिंदू कैलेंडर के अनुसार ज्येष्ठ अष्टमी के दिन मनाया जाता है। इसे भारत के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर में गादरबल जिले के तुलमुल्ला गांव में आयोजित किया जाता है। अम्बुबाची मेले का आयोजन गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में पीठासीन देवी की वार्षिक माहवारी यानी एनुअल मेंस्ट्रुएशन को दर्शाने वाले त्यौहार के अवसर पर किया जाता है।
असम राज्य के गुवाहाटी शहर में आयोजित होने वाला यह पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा धार्मिक उत्सव है। ठीक, इस मेले का आयोजन 5 दिनों तक के लिए किया जाता है। 5 दिनों तक के लिए इस मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक, ये इस मेले को जो है 21 से 25 जून के मध्य जो है असम के आहार के महीने में, आहार का महीना जब सूर्य मिथुन राशि में होता है तब किया जाता है। इसी प्रकार से मेरू यात्रा उड़ीसा में मनाया जाने वाला एक उत्सव है जो कि 21 दिनों तक चलता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह एक गद्य दिया हुआ है या कथन दिया हुआ है पूरा, अगर आप पढ़ें तो पैराग्राफ एक दिया हुआ है, इसे पढ़ना है और बताना है कि यह पैराग्राफ किससे संबंधित है। तो चलिए पढ़ते हैं पहले पैराग्राफ। ये एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे जो इंडिया हाउस नामक राष्ट्रवादी संस्था से जुड़े थे एवं इन्होंने अभिनव भारत और फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना भी की थी। वर्ष 1910 में इनको क्रांतिकारी समूह इंडिया हाउस के साथ संबंधों के चलते गिरफ्तार किया गया था। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और महात्मा गांधी की तीखी आलोचना की तथा भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया। तो अब पूछा जा रहा है कि उपर्युक्त गद्यांश निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को संदर्भित किया जा रहा है। ऑप्शन ए है मदन मोहन मालवीय को, ऑप्शन बी है बाल गंगाधर तिलक को, ऑप्शन सी है विनायक दामोदर सावरकर को और ऑप्शन डी है लाला लाजपत राय को। तो बताइए आप लोग। देखिए इस तरह क्वेश्चनों में मैं बताऊं, किसी एक चीज़ को पकड़ा करिए, आपकी कंप्लीट नॉलेज को यह क्वेश्चन चेक करता है। तो इनमें किसी एक चीज़ को पकड़ा करिए जो सबसे आसान हो। भारत छोड़ो आंदोलन का, इस क्वेश्चन में देखिए भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किसने किया था, आप इसे पकड़ सकते हैं। ठीक, तो चलिए बताइए अब। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विनायक दामोदर सावरकर। चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। देखिए विनायक दामोदर सावरकर या जिन्हें वीर सावरकर भी कहा जाता है, एक स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिज्ञ, वकील, लेखक, समाज सुधारक और हिंदुत्व दर्शन के सूत्रधार थे। ठीक, सावरकर इंडिया हाउस नामक राष्ट्रवादी संस्था से जुड़े थे एवं उन्होंने अभिनव भारत और फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना भी की थी। इन सब के बारे में जब किसी स्वतंत्रता सेनानी की बात की जाती है तब आपको मुख्यतः इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए कि ये किस किस संस्था से जुड़े थे, इन्होंने कौन कौन से पेपर पब्लिश किए थे। ठीक, इंडिया हाउस, अभिनव भारत और फ्री इंडिया सोसाइटी। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। 1910 में सावरकर को क्रांतिकारी समूह इंडिया हाउस के साथ संबंधों के चलते गिरफ्तार भी किया गया था। साथ ही साथ 1923 में इन्होंने हिंदुत्व शब्द की व्याख्या की थी और यह भी कहा था कि भारत केवल उसी के लिए है जो इसे पितृभूमि और पवित्र भूमि मानते हैं। द्विराष्ट्र का सिद्धांत भी इन्होंने प्रतिपादित किया था जिसमें हिंदुओं और मुसलमानों के लिए 2 अलग अलग राष्ट्रों की बात की गई थी, जिसे 1937 में हिंदू महासभा ने एक संकल्प के रूप में पारित किया था। ठीक, यह जो है वीर सावरकर जो है हिंदू महासभा के अध्यक्ष भी रहे थे। देखिए यहाँ देखिए, सावरकर ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और महात्मा गांधी की तीखी आलोचना की। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया, भारत के विभाजन पर कांग्रेस की स्वीकृति पर आपत्ति भी जताई तथा एक देश में 2 राष्ट्रों के सह अस्तित्व का प्रस्ताव रखा था। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि एनडीबी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है एनडीबी की स्थापना ब्रिक्स देशों द्वारा वर्ष 2012 में की गई थी। दूसरा कथन है एनडीबी में वर्तमान में प्रत्येक भागीदार देश को समान मताधिकार प्राप्त है। कथन 3 है कि एनडीबी का मुख्यालय बीजिंग चीन में है। तो बताना है कौन कौन सा सही नहीं है, बताना। यहाँ देखिए कौन कौन सा सही, ये हम कहाँ आ गए, हमें तो अभी और पहले चलना है। हाँ यहाँ थे हम, ये बताना है आपको कौन कौन सा सही नहीं है बताना है। तो अब बताइए, नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 2 और 3, ऑप्शन सी है केवल 3 और ऑप्शन डी है केवल 1 और 3। चलिए इसमें सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कथन 1 गलत है और कथन 3 भी गलत है। इसका मुख्यालय शंघाई में है और
इसके बारे में 2013 में तो प्रस्ताव किया गया था। चलिए बात करते हैं अभी आगे। देखिए, वर्ष 2013 में दक्षिण अफ्रीका के डरबन में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में न्यू डेवलपमेंट की स्थापना पर सहमति व्यक्त की गई तथा वर्ष 2014 में ब्राज़ील के फोर्टेलेजा में 6वें ब्रिक्स सम्मेलन शिखर में इसे स्थापित किया गया। ठीक, विश्व बैंक में जहां पूंजी, देखिए विश्व बैंक में किस लोगों को मताधिकार जो है उनकी पूंजी शेयर के आधार, मतलब वह विश्व बैंक में कितना योगदान दे रहे हैं इस आधार पर उनको वोट का शेयर दिया जाता है। जैसे भारत ने अगर 30 रुपया दिया है तो भारत को इसके हिसाब से वोट मिलेगा, अमेरिका ने 100 रुपया दिया है तो अमेरिका को 100 रुपये के हिसाब से वोटिंग मिलेगा, और चीन ने अगर 50 दिया है तो चीन को 50 के हिसाब से वोटिंग मिलेगा। इस हिसाब से अमेरिका के वोटों का ज़्यादा प्रभाव होगा, उसके बाद चीन का, फिर भारत का। जबकि एनडीबी में क्या किया गया है, तो जितने लोग हैं इसमें, कितने लोग हैं या आप सोचिए और बताइए, जितने भी लोग इसके भागीदार देश हैं उनको सभी को समान वोट दिया गया है। ठीक, उनके मतों का मूल्य एक समान होगा। इससे संबंधित ये फोर्टेलेजा डिक्लेरेशन को आप अच्छे से याद कर लीजिए। ये डायरेक्ट यूपीएससी द्वारा क्वेश्चन पूछा गया था 2014 में, जहाँ तक मुझे याद है, कि यह घोषणा किससे संबंधित है। ठीक, एनडीबी का मुख्यालय संघाई चीन में है तथा एक चीज़ और इसके बारे में कि एनडीबी में जो है किसी भी देश के पास वीटो पावर नहीं है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद यानी कि एफएसडीसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है यह एक सांविधिक निकाय है। दूसरा कथन है इसे वित्तीय बाजारों पर उच्च स्तरीय समन्वय समिति के स्थान पर गठित किया गया था। तीसरा कथन है इस परिषद की अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। तो आपको बताना है कौन सा सही है इसमें से। ऑप्शन ए है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है केवल 1 और 3, ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। तो बताइए। देखिए, पहली चीज़ तो यह सांविधिक निकाय नहीं है, गलत हो जाता है यहाँ पे। इस परिषद की अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री नहीं करते हैं, ये भी गलत हो जाता है। अब बचा कौन सा, 2, यानी कि केवल 2 सही है। चलिए देखते हैं। देखिए, वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद का गठन दिसंबर 2010 में किया गया था और यह एक सांविधिक निकाय नहीं है। वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद का उद्देश्य वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने वाली क्रियाविधि को मजबूत एवं संस्थागत करना और अंतर विनियामक समन्वय को बढ़ाना तथा वित्तीय क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देना है। इसे वित्तीय बाजारों पर उच्च स्तरीय समिति समन्वय के स्थान पर गठित किया गया था। इस परिषद की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं। ठीक, इसके सदस्यों में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, वित्त सचिव या आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव, वित्त सेवा विभाग के सचिव, वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार और साथ ही साथ भारतीय प्रतिभूति एवं विनियामक बोर्ड के अध्यक्ष आदि शामिल होते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के उच्चतम न्यायालय के निम्नलिखित संवैधानिक निर्णयों में से किसमें यह निर्धारित किया गया था कि भारतीय संविधान संघीय है तथा संघवाद प्रशासनिक सुविधा का मामला नहीं है, अपितु यह एक सिद्धांत है। बताइए। ऑप्शंस हैं केशवानंद भारतीवाद 1973 में, ऑप्शन बी है IR कोहेलोवाद 2007 में, ऑप्शन सी है SR बम्बईवाद 1994 में, ऑप्शन डी है मिनर्वा मिल्सवाद 1980। तो देखिए, इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि SR बम्बईवाद 1994 में। ठीक, चलिए देखते हैं इसके बारे में। देखिए, एक संघीय सरकार ऐसी होती है जिसमें संविधान के द्वारा ही राष्ट्रीय सरकार और क्षेत्रीय सरकारों के मध्य शक्तियों का विभाजन होता है और दोनों अपने संबंधित क्षेत्राधिकार में स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं। ठीक, SR बम्बईवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि भारतीय संविधान की प्रकृति संघीय है और संघवाद इसकी आधारभूत विशेषता है। भारतीय संविधान संघीय है तथा संघवाद प्रशासनिक सुविधा का मामला नहीं, अपितु यह एक सिद्धांत है, अर्थात यह हमारी स्वयं की प्रक्रिया और जमीनी वास्तविकताओं की स्वीकृति का परिणाम है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में समाचारों में रहा पद दक्षिण अटलांटिक विसंगति किसे किसे संदर्भित करता है। ऑप्शन ए है उत्तरी तथा दक्षिणी अटलांटिक महासागर की तापमान में अंतर को। ऑप्शन बी है अल नीनो के अटलांटिक तथा प्रशांत महासागर पर विभेदी प्रभाव को। ऑप्शन सी है दक्षिण अटलांटिक क्षेत्र में पाई जाने वाली जैव विविधता की व्यापकता को। ऑप्शन डी है दक्षिण अटलांटिक क्षेत्र के ऊपर कमजोर चुंबकीय क्षेत्र को। तो बताइए आप लोग। इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। कौन सा? ऑप्शन डी, दक्षिण अटलांटिक क्षेत्र के ऊपर कमजोर चुंबकीय क्षेत्र को। चलिए बात करते हैं इसके बारे में। देखिए, दक्षिण अटलांटिक विसंगति एक ऐसा क्षेत्र है जहां पृथ्वी की वान एलन रेडिएशन बेल्ट, ठीक, वान एलन रेडिएशन बेल्ट देखिए पृथ्वी के चारों ओर की विकिरण बेल्ट को यह संदर्भित करता है, ठीक, यानी कि पृथ्वी के चारों तरफ जो रेडिएशन बेल्ट बना हुआ है उसको वान एलन रेडिएशन बेल्ट कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे तो दक्षिण अटलांटिक विसंगति जो है एक ऐसा क्षेत्र है जहां पृथ्वी की वान एलन रेडिएशन बेल्ट पृथ्वी के सतह के निकटतम आ जाती है, ठीक। दक्षिण अटलांटिक विसंगत क्षेत्र में वान एलन रेडिएशन बेल्ट की ऊंचाई सामान्य से 200 किलोमीटर तक कम हो गई है और इससे इस क्षेत्र में ऊर्जावान कणों का प्रभाव भी बढ़ जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग एक संवैधानिक निकाय है। दूसरा कथन है प्रतिस्पर्धा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति उच्चतम न्यायालय द्वारा की जाती है। तीसरा कथन है यह आयोग उपभोक्ताओं, सरकारों और औद्योगिक क्षेत्रों के बीच समन्वय को बढ़ावा देने का कार्य करता है। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। ऑप्शंस हैं केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 2 और 3, ऑप्शन सी है केवल 1 और 3 और ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। देखिए इसमें गलत ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पहला कथन गलत है, यह एक संवैधानिक निकाय नहीं है। दूसरा कथन भी गलत है, ठीक, यह एक सांविधिक निकाय है पहली चीज। और दूसरा कथन इसके सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। देखिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग एक संविधिक निकाय है, यानी कि स्टेचुरी बॉडी है, न कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। प्रतिस्पर्धा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग उपभोक्ताओं, सरकार और औद्योगिक क्षेत्रों के बीच समन्वय को बढ़ावा देने का कार्य करता है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को हम सब लोग पहले भी अपने डेली करंट अफेयर्स में डेली डिस्कस करते हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन नहीं, सीधा सीधा इन चीज़ों के बारे में, ठीक है। तो आप उन्हें देखा करिए। और साथ ही साथ एक चीज़ और बता दूं, हम जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को भी डिस्कस करते हैं, ठीक। अभी तक उसमें हमने एक लेक्चर किया हुआ है। डेली बेसिस पे आपको जो है डेली या अल्टरनेट बेसिस पे आपको एक लेक्चर मिल जाएगा जिसमें हम दो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिटेल से डिस्कस करते हैं, ठीक। इनसे क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर आते हैं, इन संगठनों से, चाहे वो राष्ट्रीय हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय हो। तो आप उन वीडियोस को ज़रूर देखा करिए। साथ ही साथ जो है हम IAS प्री परीक्षा की पहले आए हुए सभी 2011 से लेकर के 2018 तक के क्वेश्चनों पर भी चर्चा लगातार कर रहे हैं। चलिए फिलहाल देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि डुगोंग स्तनधारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है यह एक शाकाहारी समुद्री जानवर है। दूसरा कथन है यह केवल भारत के तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है। तीसरा कथन है इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत कानूनी संरक्षण दिया गया है। तो बताना है कौन कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 1, ऑप्शन सी है केवल 1 और 3 और ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। तो बताइए। इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यह एक शाकाहारी समुद्री जानवर है और इसे जो है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत प्रोटेक्शन भी दिया गया है। डुगोंग को देखिए, डुगोंग को सी काऊ या समुद्री गाय भी कहा जाता है, समुद्री
गाय। किस लिए कहा जाता है? क्योंकि सबसे पहली चीज़ तो यह घास खाता है, जो कि सी ग्रास होती हैं, समुद्री घास होती है, उन्हें खाता है। दूसरी चीज़ यह काफ़ी शर्मीला भी है। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए, डुगोंग, जिसे समुद्री गाय के रूप में जाना जाता है, को भारतीय जल क्षेत्र में संरक्षण प्रयासों की कमी के कारण संकट का सामना करना पड़ रहा है। यह एक शाकाहारी समुद्री जानवर है। डुगोंग एकमात्र शाकाहारी स्तनधारी जानवर है जो पूरी तरह समुद्र पर निर्भर करता है। उष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय और तटीय और उष्णकटिबंधीय, तटीय और द्वीपीय देशों में यह पाया जाता है। डुगोंग को भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत संरक्षित भी किया गया है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। यह है कि हाल ही में समाचारों में आया पद सिकाडा क्या है? पहला ऑप्शन है मेघालय में खोजी गई एक मछली की प्रजाति। ऑप्शन बी है जापान की लॉकडाउन प्रथा। ऑप्शन सी है कोविड-19 से निपटने के लिए एक जड़ी बूटी औषधि। और ऑप्शन डी है एक प्रकार का कीट। तो बताइए। इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, एक प्रकार का यह कीट है सिकाडा। यह जो है करीब 16-17 साल तक ज़मीन के नीचे ही रहता है, खास करके पेड़ों की जड़ों के नीचे रहता है, जहाँ पे यह पेड़ों में पाए जाने जाइलम को खाता है। ठीक, चलिए बात करते हैं इसके बारे में आगे। देखिए, सिकाडा एक प्रकार के कीड़े हैं जो अपने जीवन का अधिकांश हिस्सा भूमिगत रूप में बिताते हैं और प्रत्येक 13 से 17 वर्षों के बाद ये कीट मिट्टी से बाहर निकलते हैं। एक बार मिट्टी से बाहर निकलने के बाद इनका जीवन काल अत्यंत छोटा, यानी कि 2-4 हफ्तों के बीच ही होता है। ये अपने जीवन का अधिकांश हिस्सा पेड़ों की जड़ों या ज़मीन के नीचे बिताते हैं, जहाँ ये जाइलम पर निर्भर होते हैं। ठीक, जब ये बड़े होते हैं तो एक साथ लाखों की संख्या में प्रजनन के लिए बाहर आ जाते हैं। नर सिकाडा मादाओं को आकर्षित करने के लिए एक तीव्र ध्वनि निकालते हैं। इन नर सिकाडों का समूह कोरस बहुत तीव्र होता है और सामूहिक कोरस बहुत तीव्र होता है और यह 100 डेसिबल तक पहुंच जाता है, जो एक घास काटने वाली मशीन से भी ज़्यादा होता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। यह है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा बग बाउंड्री कार्यक्रम का उद्देश्य है? बताइए। ऑप्शन ए टिड्डी प्रबंधन हेतु, ऑप्शन बी आरोग्य सेतु ऐप की सुरक्षा, ऑप्शन सी है प्रवासी मजदूरों की ट्रेसिंग और ऑप्शन डी है श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराना। तो बताइए कौन सा सही है? बग बाउंटी प्रोग्राम से कौन सा कथन ऑप्शन संबंधित है? इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आरोग्य सेतु ऐप की सुरक्षा। चलिए जानते हैं इसके बारे में। देखिए, बग बाउंटी कार्यक्रम का उद्देश्य भारतीय डेवलपर समुदाय को आरोग्य सेतु ऐप की सुरक्षा कामियों को खोजने के लिए प्रोत्साहित करना है, जिसमें विजेता को जो है 1 लाख रुपए तक पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक, कार्यक्रम का आयोजन जो है माई गवर्नमेंट टीम के द्वारा किया जा रहा है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में और हमारे आज के इस आखिरी प्रश्न के बारे में इस लेक्चर के। तो चलिए देख पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन। क्या है? ये महाद्वीपीय सेल्फ सीमा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है महाद्वीपीय सेल्फ सीमा आयोग का कार्य संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि यानी कि यूएन क्लॉज के कार्यान्वयन में मदद करना है। दूसरा कथन है महाद्वीपीय सेल्फ के आधार पर महाद्वीपीय सीमाओं को निर्धारित करने की दिशा में कार्य करना है। और तीसरा कथन है आयोग में भूविज्ञान, भूभौतिकी, जल विज्ञान आदि क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखने वाले 10 सदस्य होते हैं। बताना है कि कौन कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 2 और 3, ऑप्शन सी है केवल 1 और 3 और ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। तो बताइए। देखिए, इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन 1 और 2। यह जो है यूएन क्लॉज के कार्यान्वयन में मदद करता है और महाद्वीपीय सीमाओं को निर्धारित कर महाद्वीपीय सेल्फ के आधार पर महाद्वीपीय सीमाओं को निर्धारित करने का कार्य भी करता है। ठीक, हाँ, कथन डी इसलिए गलत है। इसमें देखिए, आयोग में भूविज्ञान, भूभौतिकी और जल विज्ञान आदि क्षेत्रों के विशेषज्ञ तो होते हैं, लेकिन इसके सदस्यों की संख्या 10 नहीं 21 होती है। यहीं से यह क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक, इसके सदस्यों का चुनाव जो है यह यूएन क्लॉज के मेंबर कंट्रीज़ के द्वारा किया जाता है। ठीक,
ये देखिए पूरा डिटेल दिया हुआ है यहाँ पे। तो बस मित्रों, आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही है। स्लाइड देखिए, एंड ऑफ स्लाइड स्लो। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन, और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए यार।